सुप्रभात, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं प्रीति सिंह। आप देख रहे हैं सुबह 9 बजे। आइए शुरुआत करते हैं मुख्य समाचारों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह गांधीनगर से लालकृष्ण आडवाणी की जगह लड़ेंगे चुनाव। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी की 184 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी। ओडिशा विधानसभा की 100, सिक्किम की 6 और अरुणाचल प्रदेश की 12 सीटों के लिए भी उम्मीदवारों के नाम का ऐलान। अमेठी में स्मृति ईरानी और राहुल गांधी होंगे आमने सामने। नागपुर में नितिन गडकरी का कांग्रेस के नाना पटोले और आसनसोल में बाबुल सुप्रियो का मुनमुन सेन से होगा मुकाबला। सूची में राजनाथ सिंह, महेश शर्मा, राज्यवर्धन सिंह राठौर समेत कई केंद्रीय मंत्रियों के नाम। जम्मू कश्मीर में अलग अलग मुठभेड़ में मारे गए 4 आतंकी। सुरक्षा बलों ने बारामूला में 2 और बांदीपोरा के हाजिर में लश्कर कमांडर अली भाई समेत 2 आतंकियों को किया ढेर। शोपियां में मुठभेड़ जारी। रिहायशी मकान में 2-3 आतंकियों के छिपे होने की आशंका। ब्रेक्जिट प्रक्रिया में देरी के लिए सहमत यूरोपीय संघ। समझौते को ब्रिटिश संसद से अगले हफ्ते तक मंजूरी मिलने पर 22 मई होगी यूरोपीय संघ छोड़ने की समय सीमा। अबू धाबी में हुए विशेष ओलंपिक खेलों में भारत का ऐतिहासिक प्रदर्शन। 85 स्वर्ण समेत 368 पदकों के साथ शीर्ष पर रहा भारत। प्रधानमंत्री ने रिकॉर्ड प्रदर्शन के लिए खिलाड़ियों को दी बधाई। और शुरुआत लोकसभा चुनाव से जुड़ी खबरों के साथ। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए 23 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 184 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति के सचिव जगत प्रकाश नड्डा ने कल इसका ऐलान किया। इस सूची में महाराष्ट्र से 16, असम के 8, अरुणाचल प्रदेश के लिए 2, छत्तीसगढ़ और जम्मू कश्मीर के लिए 5-5, कर्नाटक के 21, केरल के 13, ओडिशा के 10, राजस्थान के लिए 16, तमिलनाडु के लिए 5, तेलंगाना के 10, उत्तराखंड के 5, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश के लिए 28-28 और आंध्र प्रदेश के लिए 2 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर वाराणसी से चुनाव लड़ेंगे। पिछली बार 2014 में प्रधानमंत्री ने इस सीट से रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल की थी। वहीं बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह लालकृष्ण आडवाणी की जगह गांधीनगर से मैदान में उतरेंगे। गांधीनगर सीट से बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी चुनाव लड़ते रहे हैं। बीजेपी के दिग्गज नेता लालकृष्ण आडवाणी 1998 से लगातार 5 बार गांधीनगर सीट से सांसद रहे हैं। गृहमंत्री राजनाथ सिंह पुरानी सीट लखनऊ से चुनाव मैदान में उतर रहे हैं। नितिन गडकरी नागपुर से प्रत्याशी होंगे। सीट पर गडकरी का मुकाबला नाना पटोले से होगा। पार्टी ने मेरे पर विश्वास जताया है और मैं पिछले जो मार्जिन थी उससे भी ज़्यादा वोटों से चुनाव में जीतूंगा। और नागपुर की जनता का मुझे पिछले बार भी समर्थन मिला, इस बार और अच्छा मिलेगा। और जो कुछ काम हम कर सके उसमें लोगों में खुशी है और चुन कर आने के बाद और अच्छा काम करेंगे। कई लोग मथुरा के चाह रहे थे कि मैं वापस आऊँ, मेरे से बहुत बोलते रहते थे आप ही को आना है, आप ही को वापस आएंगे तो अच्छा लगेगा। लेकिन मुझे इस बार आई हूँ वापस। मुझे टिकट जो दिया है उसके लिए मैं अमित शाह जी, मोदी जी और जितने भी इस मीटिंग में बैठे थे उन सबको धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि उन्होंने वापस मुझे चुना है। और मैं ज़रूर मेहनत करके यहाँ पे जो विकास करना चाह रही थी वो सब करके दिखाऊंगी। I am extremely grateful to the Honorable Prime Minister and also to my party President Amit Shah ji and also all the senior leaders of my party for nominating me from Ernakulam constituency.
Even though Trivandrum is the official capital of Kerala, Cochin is really the capital. It is the industrial capital, it is the commercial capital, it's IT hub, it's a tourism hub. I mean, as far as I'm concerned. Honorable Prime Minister, our party President Amit Shah ji, and my state leadership for nominating me as their contesting candidate of Srinagar Badgam constituency. With this, the era of dynastic rule, the era of corruption by the leaders who have given nothing to the people of Kashmir, I think will come to end. स्मृति ईरानी अमेठी से चुनाव लड़ेंगी। स्मृति ईरानी के सामने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी मुकाबले में होंगे। वहीं गौतम बुद्ध नगर से डॉक्टर महेश शर्मा को उम्मीदवार बनाया गया है। मुजफ्फरनगर से संजीव बालियान बीजेपी उम्मीदवार होंगे, जिनके सामने महागठबंधन से आरएलडी प्रमुख अजीत सिंह मैदान में हैं। गाजियाबाद से वीके सिंह को उतारा गया है। बागपत से सत्यपाल सिंह को टिकट मिला है, जिनका मुकाबला महागठबंधन के आरएलडी के जयंत चौधरी से होगा। जो उन्होंने तय किया उसको आपके साथ में शेयर कर रहा हूं। कुल मिलाकर के हम 182 कैंडिडेट्स आज अभी डिक्लेयर करने वाले हैं। सबसे पहले तो भारत के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, आप वाराणसी से चुनाव लड़ेंगे और हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित भाई शाह, आप गांधीनगर से चुनाव लड़ेंगे। इसी के साथ साथ लखनऊ से आदरणीय राजनाथ सिंह जी, जो हमारे पूर्व अध्यक्ष हैं, वो चुनाव लड़ेंगे और नागपुर से पूर्व अध्यक्ष श्री नितिन भाई गडकरी जी, नितिन जयराम गडकरी जी, वह चुनाव लड़ेंगे। मथुरा से हेमा मालिनी को टिकट दिया गया है। इसके अलावा उन्नाव से साक्षी महाराज को टिकट दिया गया है। वहीं केंद्रीय मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जयपुर ग्रामीण क्षेत्र से उम्मीदवार होंगे। छत्तीसगढ़ से 5 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम घोषित किए गए हैं, जिनमें बस्तर से बैदुराम कश्यप शामिल हैं। अरुणाचल ईस्ट से किरण रिजिजू को टिकट दिया गया है। धारवाड़ से प्रहलाद जोशी को टिकट दिया गया है। तिरुवनंतपुरम से के राजशेखरन को टिकट मिला है। उधमपुर से जितेंद्र सिंह को टिकट दिया गया है। केंद्रपाड़ा से बैजयंत पांडा को टिकट मिला है। वहीं कन्याकुमारी से पी राधाकृष्णन को टिकट दिया गया है। वहीं राजस्थान की बात करें तो जोधपुर से गजेंद्र सिंह शेखावत, बीकानेर से अर्जुन राम मेघवाल, झालावाड़ से दुष्यंत सिंह को टिकट मिला है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी के प्रमुख दिलीप घोष मेदिनीपुर, केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो आसनसोल से चुनाव लड़ेंगे। जेपी नड्डा ने बताया है कि बीजेपी ने बिहार से पार्टी के सभी 17 उम्मीदवारों के नामों को भी अंतिम रूप दे दिया है और सूची राज्य इकाई को भेज दी गई है, जिसकी घोषणा गठबंधन सहयोगियों के साथ की जाएगी। एक बात मैं बता दूं, बिहार की सारी 17 सीट्स को सेंट्रल इलेक्शन कमेटी ने क्लियर कर दिया है। ऑल 17 सीट्स ऑफ बिहार हैव बीन क्लियर्ड बाय सेंट्रल इलेक्शन कमेटी। We have sent that name to State Election Committee, and the NDA as a group will release the Bihar 17 seats of Bharatiya Janata Party. 7 चरणों में होने वाले लोकसभा चुनाव 11 अप्रैल से शुरू होंगे और 19 मई तक चलेंगे। मतगणना 23 मई को होगी। देश भर में लोकसभा चुनाव 11 अप्रैल, 18 अप्रैल, 23 और 29 अप्रैल के अलावा 6 मई, 12 मई और 19 मई को होंगे। और आइए इस लिस्ट को लेकर हम बात करते हैं। हमारे संवाददाता पंचनन मिश्रा इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पंचनन, ज्यादातर दिग्गजों को मैदान में उतारा गया है और टिकट बंटवारे को लेकर काफी मंथन चला, जिसके बाद बीजेपी की ये लिस्ट जारी हुई है। क्या बड़ी बातें हैं इस लिस्ट में? देखिए, सही बात है, ये मंथन बीजेपी की जो लिस्ट है, इसमें सीसी की करीब 4 दौर की बैठकें हुई
और कल फिर होली के ही दिन शाम को इस जो सूची है इसको रिलीज किया गया। 184 नाम है इसमें, और जैसा कि जेपी नड्डा ने बताया, जो केंद्रीय चुनाव समिति के सचिव हैं, कि सबसे पहला नाम उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लिया, वो जो वाराणसी से चुनाव लड़ेंगे। इसके बाद राजनाथ सिंह, और एक लेकिन जो बड़ा नाम था वो गांधीनगर से जो पार्टी अध्यक्ष हैं अमित शाह, उनका जो टिकट है वो है, क्योंकि वहां से हमेशा से लालकृष्ण आडवाणी चुनाव लड़ते रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि उनका टिकट वहां से कटकर अमित शाह को मिला है। शायद इसका जो कारण है, जो पार्टी ने कहा था कि जो बहुत सीनियर नेता है, बहुत वरिष्ठ हो गए, उम्र दराज हो गए हैं, उनका टिकट कट सकता है, तो ये उसी दिशा में एक कदम हो सकता है। लेकिन अपने आप में ये एक बड़ा नोटेड पॉइंट था और बड़ी खबर भी इसको कल के लिए माना जा रहा था। इसके साथ 184 सीटें हैं उत्तर प्रदेश की, जो हमने 28 सीटें देखी, उनमें यह है कि अधिकतर जितने मंत्री रहे, चाहे महेश शर्मा हो, चाहे वीके सिंह हो, केंद्रीय मंत्री, उनका जो कहा जा रहा था कि सीटें बदल सकती हैं, लेकिन उन सबको बरकरार रखा गया है, टिकट दिया गया है। और हमने देखा है कि अधिकतर जो हम पहले से बोल रहे थे कि मंत्रियों के टिकट बरकरार रखे जाएंगे, उनमें कृष्णा राज को छोड़कर अभी तक का जो चीजें हैं वो ये उसी दिशा में जाती हुई दिख रही हैं। तो अपने आप में ये महत्वपूर्ण है। दूसरा, जैसे बिहार के बारे में उन्होंने चर्चा की कि महागठबंधन की जो सीटें हैं वो फाइनलाइज हो चुकी हैं, लेकिन जो बिहार में जो गठबंधन है बीजेपी, जेडीयू और एलजेपी का, उसका अनाउंसमेंट कुछ दिनों में किया जाएगा। तो इस लिस्ट में कुल मिलाकर कई बातें दिख रही हैं कि राज्यसभा के लोग, चाहे वो रविशंकर प्रसाद हो, उनको भी चुनाव के मैदान में उतारा जा रहा है। कन्हैया को हमने देखा, टूरिज्म मिनिस्टर, वो भी उनको भी उतारा जा रहा है। धर्मेंद्र प्रधान इस तरह चुनाव लड़ेंगे। तो राज्यसभा के लोग या चर्चित चेहरे या पार्टी के जो प्रतिनिधि स्पोक्स पर्सन है, वो भी चुनाव मैदान में उतर सकते हैं। तो विनेबिलिटी यानी कि जीतने का जो मात्रा है, उसको एक बड़ा फैक्टर यह माना जा रहा है। और एक अपोजिशन का जो कांग्रेस या महागठबंधन है, उसमें जो कास्ट फैक्टर है, उसको किस तरह से पार्टी काउंटर कर सकती है, और हर जगह के जो इक्वेशन, उसके हिसाब से कैंडिडेट किस तरह से बेहतर परफॉर्म कर सकता है, इसको ध्यान में रखा गया है। और कोशिश यही है, जैसे बीजेपी हमेशा कह रही है कि 300 के पार इस बार संख्या लानी है, तो उसी दिशा में एक कदम दिख रहा है। और ये कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा जगहों पर जो मुकाबला है उसमें बीजेपी के जो कैंडिडेट्स हैं वो भारी पड़े। और अब एक ये भी देखने को मिल सकता है कि जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछली बार 2 जगहों से चुनाव लड़ा था 2014 में, तो वाराणसी के बाद क्या कोई और भी सीट उनकी हो सकती है, इस पर नजर जरूर रहेगी। और केंद्रीय चुनाव समिति की बैठकें जो है इस तरह की होती रहेंगी और सीटों का अनाउंसमेंट होता रहेगा, क्योंकि पहला चरण के लिए 25 तारीख ही, यानी कि आज को मिलाकर सिर्फ 4 दिन बचे हैं नॉमिनेशन करने के लिए, इसलिए पहले और दूसरे चरण की अधिकतर सीटों का जो अनाउंसमेंट है वो कर दिया गया। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंचानन, इस जानकारी को हम तक पहुंचाने के लिए। फिलहाल और आगामी लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने उत्तर प्रदेश के लिए 28 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। उत्तर प्रदेश के लिए घोषित 28 सीटों में बीजेपी ने अपने 6 मौजूदा सांसदों के टिकट काट दिए हैं। इनमें कुछ बड़े नाम भी हैं जिनके टिकट कटे हैं, और इनमें आगरा से रामशंकर कठेरिया, शाहजहांपुर से पूर्व केंद्रीय मंत्री कृष्णा राज का नाम शामिल है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कुल 80 सीटें हैं। बीजेपी ने उत्तराखंड के 2 बार मुख्यमंत्री रहे भुवन चंद खंडूरी का भी टिकट काटा है। बीसी खंडूरी 2007 से 2009 और फिर 2011 से 2012 के बीच मुख्यमंत्री रहे। वहीं भगत सिंह कोश्यारी को भी इस बार टिकट नहीं मिला है। बीजेपी ने केंद्र शासित प्रदेश दमन और दीव की एकमात्र लोकसभा सीट से लालू भाई पटेल को गुरुवार देर रात अपना उम्मीदवार घोषित किया। इस सीट के लिए लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में 23 अप्रैल को मतदान होगा। बीजेपी ने आगामी ओडिशा विधानसभा चुनाव के लिए 100 उम्मीदवारों की सूची भी जारी की है। बीजेपी ने ओडिशा में होने वाले विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव के लिए गुरुवार को अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है। बीजेपी ने ओडिशा की 147 विधानसभा सीटों में से 100 सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया। ओडिशा में बीजेपी का मुकाबला नवीन पटनायक की अगुवाई वाली बीजेडी के साथ है। बीजेपी ने अरुणाचल प्रदेश की 54 सीटों के लिए भी उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। अब बाकी 6 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान भी कर दिया गया है। बीजेपी ने 32 सीटों वाले सिक्किम के लिए 12 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है। सिक्किम में सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा के साथ चुनाव लड़ने वाली थी पहले बीजेपी, लेकिन एसकेएम ने आखिरी वक्त में गठबंधन से इनकार किया और अकेले चुनाव में उतरने का फिर बीजेपी ने फैसला किया। कांग्रेस ने आंध्र प्रदेश में लोकसभा की 3 और विधानसभा की 45 सीटों के लिए उम्मीदवार घोषित किए हैं। पार्टी महासचिव मुकुल वासनिक की ओर से जारी सूची के मुताबिक पार्टी ने आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम लोकसभा क्षेत्र से रमना कुमारी पेददा, विजयवाड़ा से एन नरसिंह राव और नांदयाल से लक्ष्मी नरसिंह यादव को टिकट दिया है। पार्टी ने लोकसभा उम्मीदवारों की ये 7वीं सूची जारी की है। इससे पहले कांग्रेस कुल
149 उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है, जिनमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी के नाम शामिल हैं। आंध्र प्रदेश में 11 अप्रैल को मतदान होना है। तेलंगाना राष्ट्रीय समिति ने 11 अप्रैल को होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए 17 उम्मीदवारों की सूची का ऐलान किया है। इसमें पार्टी प्रमुख और मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता को निजामाबाद से फिर टिकट दिया गया है। वो इसी सीट से सांसद हैं। सूची में अन्य उम्मीदवारों में बी विनोद कुमार करीमनगर से, बी वेंकटेश नेताकानी पेद्दापल्ली से, जी नागेश आदिलाबाद, बीबी पाटिल जाहिराबाद, के प्रभाकर रेड्डी मेंढक से चुनाव लड़ेंगे। वहीं तेलंगाना में 17 लोकसभा सीटें हैं और इन सभी सीटों पर 11 अप्रैल को होने वाले पहले चरण के चुनाव में मतदान होना है। वहीं लोकसभा चुनाव 2019 बिल्कुल करीब है और नेताओं की दल बदली भी लगातार जारी है। बीजू जनता दल के राज्यसभा सांसद प्रशांत नंदा के बेटे ऋषभ नंदा बीजेपी में शामिल हो गए हैं। दूसरी तरफ इंडियन नेशनल लोकदल यानी INLD के विधायक रणबीर गंगवा भी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। ऋषभ नंदा भुवनेश्वर के पार्टी मुख्यालय में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और बीजेपी उपाध्यक्ष बैजयंत जय पांडा की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल हुए। हरियाणा में नलवा से इंडियन नेशनल लोकदल के विधायक रणबीर गंगवा भी कल बीजेपी में शामिल हो गए। गंगवा को पार्टी मुख्यालय में मुख्यमंत्री मनोहर लाल की उपस्थिति में बीजेपी में शामिल किया गया। और अब बात कुछ और अहम खबरों की। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने ब्लॉग लिखकर बीते 5 साल में लोगों को अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाई। वहीं विपक्ष और यूपीए पर जमकर निशाना भी साधा। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि आदतन प्रतिकूल बातें करने वालों के 3 मुद्दों भगवा आतंकवाद, गोधरा कांड और नीरव मोदी मामले में शुरू किए गए फर्जी अभियान एक ही दिन में धराशायी हो गए। समझौता एक्सप्रेस धमाका मामले में विशेष अदालत ने बुधवार को संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार की भगवा आतंकवाद की सोच को खारिज कर दिया। दूसरी तरफ गोधरा कांड में अदालत ने एक और व्यक्ति को दोषी ठहराया। इसके अलावा भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी के मामले में लंदन पुलिस ने उसे गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया, जिसने उसे जेल भेज दिया। ये तीनों घटनाक्रम एक ही दिन में सामने आए हैं। अरुण जेटली ने 3 झूठे अभियान एक ही दिन में हुए धराशायी शीर्षक से लिखे अपने ब्लॉग में कहा है कि सच और झूठ में एक बुनियादी फर्क यही होता है कि सच सबको साथ रखता है जबकि झूठ अलग थलग पड़ जाता है। आदतन प्रतिकूल बातें करने वालों के हर झूठ अभियान की कुछ समय बाद आखिर सच्चाई सामने आ जाती है। चुनाव जनादेश हो या फिर न्यायिक प्रक्रिया, ये अंतिम फैसला सुनाते हैं। खबरें जारी है, लौट रहे हैं एक ब्रेक के बाद। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों के साथ अलग अलग मुठभेड़ में 4 आतंकवादी मारे गए हैं। बीती रात बारामूला जिले में कालंतरा कांडी करीरी इलाके में शुरू हुई आतंकरोधी कार्रवाई में 2 आतंकवादी मारे गए। अब तक एक आतंकी का शव बरामद कर लिया गया है। इस कार्रवाई में 5 सैन्यकर्मी घायल हुए जबकि 2 गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं। वहीं बांदीपोरा जिले के हाजिन इलाके में मीर मोहल्ला में मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 2 लश्कर आतंकियों को मार गिराया। इसमें लश्कर कमांडर अली भाई शामिल है। वहीं शोपिया में भी मुठभेड़ जारी है और जो अब तक ताजा जानकारी मिली है उसके मुताबिक रिहायशी मकान में 2 से 3 आतंकवादियों के छिपे होने की आशंका है। अहम अंतर्राष्ट्रीय खबरों की बात करें तो ब्रेक्जिट प्रक्रिया में देरी के लिए यूरोपीय संघ सहमत हो गया है। इसमें कहा गया है कि समझौते को ब्रिटिश संसद से अगले हफ्ते तक मंजूरी मिलने पर यूरोपीय संघ छोड़ने की समय सीमा 22 मई होगी। लेकिन अगर ब्रिटिश संसद से डील को मंजूरी नहीं मिलती तो ये समय सीमा 12 अप्रैल तक ही होगी। What the decision today underlines is the importance of the House of Commons passing a Brexit deal next week so that we can bring an end to the uncertainty and leave in a smooth and orderly manner. Tomorrow morning I will be returning to the UK and working hard to build support for getting the deal through. राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अब समय आ गया है कि अमेरिका गोलन पहाड़ियों को इजराइल के इलाके के रूप में मान्यता दे। सीरिया के साथ युद्ध के दौरान 1967 में इजराइल ने गोलन पहाड़ियों को अपने कब्जे में ले लिया था। तभी से दोनों देशों के बीच इस इलाके को लेकर विवाद चला आ रहा है।
ट्रंप ने ट्वीट करके कहा कि ये पठार इजराइल और क्षेत्र की स्थिरता के लिए रणनीतिक और सुरक्षा के लिहाज से बेहद अहम है। इजराइल ने 1981 में इस इलाके पर अपना दावा बताते हुए गोलन पहाड़ियों में अपना प्रशासन और कानून लागू किया था, लेकिन दुनिया भर के देशों ने इसे मान्यता नहीं दी थी। सीरिया लगातार इस इलाके को वापस पाने के लिए कोशिशें कर रहा है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने गोलन पहाड़ियों पर इजरायली इलाके के रूप में मान्यता देने के लिए राष्ट्रपति ट्रंप का शुक्रिया अदा किया है। I thanked him on behalf of the people of Israel. He did it again. First, he recognized Jerusalem as Israel's capital and moved the U.S. embassy here. Then he pulled out of the disastrous Iran treaty and reimposed sanctions. But now he did something of equal historic importance. He recognized Israel's sovereignty over the Golan Heights. And he did so at a time when Iran is trying to use Syria as a platform to attack and destroy Israel. And the message that President Trump has given the world is that America stands by Israel. अहम खबर इराक से आ रही है, जहां मोसुल शहर में टिग्रिस नदी में एक नाव डूबने से लगभग 100 लोगों की मौत हो गई है। मरने वालों में अधिकतर महिलाएं और बच्चे हैं। नाव में क्षमता से अधिक लोग सवार थे और माना जा रहा है कि नाव में सवार लोगों की संख्या 200 के लगभग थी। ये सभी लोग घूमने के लिए एक टूरिस्ट आइलैंड पर जा रहे थे। 50 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया है। अधिकारियों ने पर्यटकों को पहले ही नदी में बढ़े हुए जलस्तर को लेकर चेतावनी जारी की थी। खेल से जुड़ी अहम खबरें। अबू धाबी में आयोजित हुए स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड गेम में भारत ने पिछली बार की अंक तालिका को पछाड़ते हुए कुल 368 पदक जीतकर ओवरऑल स्टैंडिंग में पहला स्थान हासिल किया है। भारतीय टीम ने 85 स्वर्ण, 154 रजत और 129 कांस्य पदक जीते हैं। इन खेलों में एथलीटों का जोश 7वें आसमान पर था। वहीं सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के फाइनल में आज मौजूदा चैंपियन भारत का मुकाबला नेपाल से होगा। सेमीफाइनल में भारत ने बांग्लादेश को और नेपाल ने श्रीलंका को हराया था। सैफ चैंपियनशिप में भारत का शानदार रिकॉर्ड रहा है। चारों खिताब जीतने के साथ ही 2010 में प्रतियोगिता शुरू होने से अब तक उसने सभी 22 मैचों में विजय हासिल की है। भारतीय टीम 135 गोल करने में सफल रही, जबकि विरोधी टीमें उसके खिलाफ सिर्फ 5 गोल ही कर पाई हैं। कोच मेमोल रॉकी ने टीम में विश्वास जताते हुए कहा कि खिलाड़ी लगातार 5वीं बार खिताब जीतने को उत्सुक हैं। भारत और नेपाल के बीच हाल के मुकाबलों को देखते हुए फाइनल के रोमांचक होने की उम्मीद की जा रही है। नवंबर 2018 में दोनों टीमों के बीच मुकाबला 1-1 से बराबर रहा था, जबकि पिछले महीने हीरो गोल्ड कप में नेपाल ने भारत को 2-1 से मात दी थी। कल देश भर में हर्षोल्लास के साथ होली मनाई गई। ये पर्व भाईचारे, सौहार्द और बसंत के आगमन का प्रतीक है। उत्तर प्रदेश में भगवान कृष्ण की जन्मस्थली मथुरा के मंदिरों में सुबह से ही उत्सव का माहौल रहा। आइए आपको दिखाते हैं होली की कुछ रंग। और इसी के साथ फिलहाल सुबह 9 बजे की खबरों में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।